This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा हिन्दुवासरः चैत्र कृष्ण चतुर्दशी दिनांक 10 मे 2021 चरक निदान अध्याय 1 संप्राप्ति शंखं चक्रं गदौकां ददतमृतकं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमभोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरितं निखिलगगन प्रौढदावाग्निलीनं ब्रह्मणो समारब्धामात्रेयार्तेषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोत्सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेक्षत्नं सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। येषु च बलकालेषु यद्यपि व्याधे अभूत प्रादुर्भाव रूपा संप्राप्तिर्न भवति तथापि व्याधि संताने तत्कालं व्याध्युत्पत्तौ संप्राप्तिर्भिन्ना एव भवति इति मंतव्यम्। तो जैसे मैंने कहा कि बल संप्राप्ति और काल संप्राप्ति इसको अलग अलग करना बेहतर है। बलस्य कालः बल कालः ये जो चक्रपाणि दत्त ने उसका षष्ठी तत्व ही बनाया है। उस समय से हम इस प्रकार का नहीं हूँ। तो बल और काल के बारे में यद्यपि गाते हैं अभूत प्रादुर्भाव रूपा संप्राप्ति न हो रोग की अभूत प्रादुर्भाव रूपा जो पहले नहीं था अभी उत्पन्न हुआ है इस प्रकार की संप्राप्ति होती नहीं है तथापि व्याधि संताने तत्काल व्याधि संप्राप्ति भिन्ना होती थी तो भी व्याधि की परंपरा चली आ रही है व्याधि संतान है तत्काल व्याधि संप्राप्ति भिन्ना उस काल में व्याधि उत्पन्न होता है तो उसकी संप्राप्ति अलग ही होती है। ये शायद सभी मंतव्य जो है वो षड्भंगवाद के अनुसार है कि हर क्षण यत् सत तत्क्षणिकम जो भी सत है वो क्षणिक है उसका हर क्षण विनाश होता रहता है और यथाभूत तथा भाव विभूत जैसे निर्माण हुआ उसी तरीके से उस भाव का नाश हो जाता है स्वभाव रूपम इस प्रकार का कहा जाता है। और निर्मित भी हेतु भी सदृशा नित्यम जायन्ते देह धातुवा हेतु जिस प्रकार है उसके अनुसार निर्मित होती रहती है। तो ये हर क्षण व्याधि नया नया इस प्रकार का निर्माण होता रहता है और फिर एक विशिष्ट काल में वो उद्भूत हो जाता है। ये बलकाल संप्राप्ति के आधार पर कहेंगे यथा पूर्वाण्य बल संप्राप्त ज्वरस्य उपतत्वम् उन्नीयते मध्याह्ने के बल प्राप्त पित्तजत्वम् इत्यादि।
तो पूर्वाह्न काल में अगर ज्वर बढ़ता है तो ये एक कफ जत्व इसका समझ लेना चाहिए। मध्याह्न में बल बढ़ता है तो पित्त जत्व समझ लेना चाहिए। यह च संप्राप्तेरेव विशेषः संख्याधिकृताः उक्ताः न तु निदानादीनां विशेषाः यतो निदानम् इति विशेषः प्रतिव्याधिवक्ष्यमाणभेदेन एव उपयुक्ताः। तो निदान संप्राप्ति के ही विशेष जो संख्याधिकृत है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। निदान आदि जो विशेष है उनके बारे में बताया नहीं गया है। यतो निदानादि विशेषः प्रतिव्याधिवक्ष्यमाण भेदेन एव उपयुक्ताः। वो जो निदान आदि विशेष है वो हर रोग के लिए बताना उचित इस प्रकार का है और वहीं पे वो उपयुक्त है। तो हर व्याधि के समय में वो निदान आदि विशेष बताया। यतो यादृक् ज्वरे निदानं न तादृक् रक्तपित्ते ये च पूर्वरूपादि विशेषाः ज्वरे न ते रक्तपित्तादौ किन्तु भिन्नजातीयाः। तो जैसे ज्वर का कारण हो सकता है यादृक् ज्वरे निदानं न तादृक् रक्तपित्ते वही रक्तपित्त में होगा ऐसा नहीं है, अलग होगा। ये जो पूर्वरूपादि विशेषाः ज्वरे, जो पूर्वरूपादि विशेष ज्वर में है वो रक्त पित्त वगैरह में नहीं है किंतु भिन्न जाति है। पूर्वरूप सामान्य रहेगा लेकिन वो अलग जाति के इस प्रकार के होंगे। सच भेदो निदानादीनां व्याधिभेद गमने गमकत्वेन उपयुक्त व्याधिभेद कथने एव वक्तव्यः। और ये जो भेद है तो निदानादीनां व्याधिभेद गमकत्वेन उपयुक्तः। व्याधि भेद समझने समझ में लाने देने वाला इस प्रकार का है, गमक इस प्रकार का है और इसलिए व्याधि भेद कथन में उसके बारे में कहना है। संप्राप्तिस्तु संख्यादिभेदः सर्वव्याधिषु एकजातीयत्वेन न विशेषगमकः इति एव सर्वव्याधिनिदाने कथ्यते। निदानादि विशेषास्तु प्रकृतव्याधि विशिष्टत्वेन न प्रपंचेन उच्यन्ते। तो संप्राप्ति का जो संख्यादि भेद है सर्व रोगों में समान एक जातीयत्वेन न विशेष गमकः, उसका कुछ विशेष गमक इस प्रकार का नहीं है। इस इति इहैव सर्वव्याधि निदाने कथ्यते, इसी में सर्वव्याधि निदान में कहते हैं। निदानादि विशेषास्त्र प्रतिव्याधि विशिष्टत्वेन नेह प्रपंचेन उच्यते। कि निदान आदि विशेष जो है वो व्याधि में ही बताए जाएंगे इस प्रकार। लेकिन इसमें भी है कि हर रोग में संप्राप्ति अलग अलग बताई जाती है, ये भी एक बात अलग। संप्राप्ति का ये जो प्रकार कथन, ये विधिभेद से प्रकार, ये जो प्रकार कथन है ये यहाँ की खासियत है। लेकिन इस प्रकार की संप्राप्ति भेद किन किन व्याधियों में कैसे कैसे होते हैं इसके बारे में व्याधि के अधिकरण में इसके बारे में प्रस्ताव आता रहेगा, विवरण आता रहेगा। और यथा दुष्टेन दोषेण यथा कान विसर्पिता निरुक्तिरामय स्यास, ये जो बात कही गई है वो हर व्याधि के लिए अलग अलग ही है। तो संप्राप्ति को समझना हर व्याधि के लिए बहुत आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और संप्राप्ति को समझेंगे नहीं तो संप्राप्ति भंग कैसे करेंगे, तो व्याधि का विनाश कैसे होगा, ये एक अहम मुद्दा इसमें होता है। तो निदान आदि होने के बावजूद, निदान होने के बावजूद अगर दोषो व्यापार नहीं हुआ तो भी व्याधि की निर्वृत्ति नहीं होगी, ये इसमें एक अहम मुद्दा है। और फिर दोष राह देखते रहते हैं कि कैसे मुझे और सामग्री मिले और मैं व्याधि का निर्माण करूं इस प्रकार से। अतएव च अत्रैव अध्याये संप्राप्ते सामान्य अभिधानेन एव उक्तत्वात् संप्राप्तिं परित्यज्य हाँ धातूंपर्यंत पोहोचलेले असेल असं नाहीये, परंतु असूही शकते। विशिष्ट रोगांमध्ये धातूंपर्यंत पोहोचते, काही वेळा दोषांच्या स्तरावरतीच असते असं पण। तस्य निदान पूर्वरूप ऐकू येत नाहीये मला।
हाँ नहीं, दोषों की चिकित्सा पूर्वरूपावस्था तक ही करते हैं। पूर्वरूपावस्था के बाद व्याधि की ही चिकित्सा करनी है। उसके बाद में दोषों की चिकित्सा अगर संप्राप्ति भंग हो गया तो ही हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। तस्मात् तस्मात् व्याधिं विषक अनुपहत सत्व बुद्धि हेत्वादिभिर्भावैः यथावत् अनुबुद्धि। और इसलिए अनुपहत सत्व बुद्धि, जिसकी सत्व और बुद्धि अनुपहत है, अच्छी है, इस प्रकार का वैद्य हेत्वादिभिः भावैः यथावत् व्याधिं अनुबुद्धि। इसलिए जिसकी सत्व और बुद्धि अनुपहत है, इस प्रकार का वैद्य हेतु इत्यादि भावों से हर व्याधि को यथावत अनुबुद्धित, भली भांति समझ ले, जैसा है उसी प्रकार से उसको समझ ले, तो ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अभी इस टीका को छोड़ देते हैं, हम सीधे टेक्स्ट पर ही उतर आएंगे। ये थोड़ा सा देखेंगे शायद। नचवाचन ज्वरलिंग अरुचि अंगमर्दादि रूप धातु वैषम्य विशेष मेलको ज्वरोस्तु अदंतद अतिरिक्त ज्वर कल्पनया लिंग लिंगी भावश्च समुदाय समुदाय भेदात् भविष्यति इति। यतः एवमपि अरुच अंगमर्दादि धातु वैषम्यानुभूतो धातु वैषम्य विशेषो ज्वरः ज्वररूपः अवयवी इति भिन्ना एव वक्तव्यः। जङ्घाभावशरोन्तरादि अवयव अनतिरिक्तम एव शरीरम अवयवी रूपम। तो अन्यः एव समुदाय समुदायिभ्यः, ये जो माधव निदान मधुकोष्टिका में बहस की है वही यहीं पे भी है। तो ठीक है, पहले ऊपर से थोड़ा सा देखते हैं कि हाँ, एकादश रूप मेलक एव यक्ष्मान एवं लिंगत्वेन शास्त्र प्रतिपदितानां तद अतिरिक्ता व्याध्य भावे लिंगत्व अनुपपत्तेः वचनं विषमारंभ मूलस्य ज्वर एको निरुच्यते। तो लक्षण समुच्चय यानी कि व्याधि है या नहीं है, ये अहम मुद्दा है। और समुच्चय या समुदाय, ये समुदाय से अलग ही होता है, तो इसमें दुरुक्ति इस प्रकार की नहीं होती कि मिलिता रुच्छादया है वो ज्वरः, इस प्रकार से अनुपहत सत्व व बुद्धि हे हेत्वादी भावाने सम्यक जाणून घ्यावे, असा अर्थ लावू शकतात का? नहीं, ये विषक का विशेषण है, अनुपहत सत्व विषक अनुपहत सत्व बुद्धि, इस प्रकार का। और यथावत जो निदानादि विशेष है उनको जाने, इसी प्रकार का अन्वय रहेगा। ये अनुपहत सत्व बुद्धि है तो ही वो अच्छी भली भांति जान सकेगा, ऐसा उसमें रहेगा। लिंगत्वेन शास्त्रे प्रतिपदितानां तदतिरिक्त व्याध्य भावे लिंगत्व अनुभवते। तो लिंग से जिन व्याधियों के बारे में बताया गया है, उसके अतिरिक्त व्याधि का अभाव होने के कारण लिंगत्व अनुपपत्ति होती है। विषारंभ विषमारंभ मूलश्च ज्वर एको निरुच्यते। विषमारंभ मूल इस प्रकार के कारणों से एक ज्वर या लक्षणों से एक ज्वर बताया जाता है। विकारश्चेह दोष दुष्ट मेलक विशेषो ज्वरा शब्देन उच्यते। विकार जो है वो दोष दुष्ट मेलक विशेष इस प्रकार का है, ज्वरादि शब्द से उसको बताया जाता है।
सच दोषदूष विशेषात्मा ज्वरः अरुच्छादिभ्यो दोषदूष वैषम्य विशेषेभ्यः अर्थांतरमेव। तो ये दोषदूष विशेषात्मा, ये ज्वर जो है वो अरुचि वगैरह से अलग ही है। दोषदूष वैषम्य विशेषेभ्यः अर्थांतरमेव। हाँ। न च वाच्यं ज्वरलिंग अरुचि अंगमर्दादि रूप धातु वैषम्य विशेष मेलको ज्वरोस्तु अनंत तदतिरिक्त ज्वर कल्पना। जहां जरूरत नहीं है वहां अगर इस प्रकार के कुछ भावों को हम समझने की कोशिश करते हैं या उसको लाने की कोशिश करते हैं, तो ये कल्पना गौरव नाम का दोष हो जाता है शास्त्र के ऊपर, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको अगर हम ले लेंगे। तो मिलित अरुच्छादयः ज्वरः, ऐसा ही अगर मान लेते हैं, जैसे कि अभी सिंड्रोम के बारे में बताया जाता है कि केवल ये लक्षण साथ में हो तो उसको ये बीमारी कहनी है, इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से ज्वर एक अतिरिक्त कल्पना करने की जरूरत नहीं है। ऐसा ये थोड़ा सा है कि ज्वरलिंग अंगमर्थ अरुचि ज्वरलिंग अरुच अंगमर्दादि रूप धातु वैषम्य विशेष मेलक है ज्वर। ज्वर के लक्षण जो अरुच अंगमर्द वगैरह हैं, ये धातु वैषम्य इसका विशेष मेलक ज्वर हो, अलम तदतिरिक्त ज्वर कल्पना लिंग लिंगी भावश्च समुदाय समुदाय भेदा भविष्य। तो समुदाय, ये लक्षणों का समुदाय यानी कि ज्वर, और समुदायी जो है ज्वर, वो समुदाय से अलग ही इस प्रकार का होता है। यतः एवं व्यक्ति अंगम अरुचि अंगमर्दादि धातु वैषम्यानुगतो धातु वैषम्य विशेषो ज्वर रूपः अवयवी इति भिन्न एव वक्तव्यः। तो इनके वैषम्य से अनुगत इस प्रकार का धातु वैषम्य ज्वर रूप ये अवयवी है और वो अलग ही है। जंघा बाहु शिरोंतरादि अवयव अनतिरिक्तमेव शरीरम अवयवी रूपम। जंघा, ऊरु, बाहु वगैरह वगैरह जो है शिरोंतरादि, ये अवयवों से अतिरिक्त शरीर, ये अवयवी अलग ही है। तो इन अवयवों का मेलक अगर शरीर है तो भी शरीर अलग है और अवयव अलग है। दुःखमेव व्याधिरिति पूर्वमेव पराकृतम् तेन दुःख रूपा व्याधेः अवयवित्वं न संभवति इति न वाच्यम्। व्याधि दुख ही है, ये पहले ही पराकृत है। तेन दुःख रूपत्वात् व्याधेः अवयवित्वं न संभवति इति न वाच्यम्। व्याधि दुख रूप है इसलिए उसका अवयवित्व नहीं संभव है, ये नहीं कहना है इस प्रकार। लिंगानि न स्वरूपेण व्याधेः कुर्वन्ति तेन च बोद्धव्य व्याध्यपेक्षया लिंगानि भवन्ति। लिंग जो है वो स्वरूपतः व्याधि नहीं है, स्वरूपेण व्याधि है। बोद्धव्य व्याध्यपेक्षया लिंगानि भवन्ति, इस व्याधि का ज्ञान करना है, उस व्याधि की अपेक्षा से वो लिंग इस प्रकार के होते हैं। तद उत्तम व्याधेस्ते तदात्वेति लिंगानिष्ठानि नामया। तो जैसे कि इसके बारे में मैंने काफी बहस की थी कि लाक्षणिक चिकित्सा हमें भी करनी चाहिए। जिस कारणों से एलोपैथी सर्वप्रथम हो गई पूरे विश्व भर में, वो लाक्षणिक चिकित्सा के आधार पर बन गई, सिम्टोमेटिक रिलीफ के आधार पर बन गई, और लोगों को रोग क्या है वगैरह से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं होता है, उनको सिर्फ रिलीफ चाहिए। और वो रिलीफ अगर हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है कि वहां परहेज का कुछ भी ध्यान न रखते हुए एलोपैथी में सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है, और आयुर्वेद में कम से कम हेतुओं को टालना ये तो आवश्यक इस प्रकार की चीज है, संक्षेपत क्रिया निदान परिवर्तन। तो उसके बगैर ये नहीं होगी, तो परहेज की कल्पना आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलवाने के लिए ये बहुत आवश्यक इस प्रकार की चीज रहेगी। और फिलहाल उसके बारे में किसी का जिक्र नहीं है। कल लोकसत्ता में एक बहुत बड़ा लेख है
नितिन जोशी करके डॉक्टर है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, और उसने अपनी कोविड की पूरी हिस्ट्री बताई है कि वो कैसे एडमिट हुआ, कैसे ठीक हुआ वगैरह इसके बारे में। तो उसमें अहम मुद्दे जो है, वो पहले जब सिम्टम्स हुए तो उसने खुद की ट्रीटमेंट खुद ही करवाई, और फिर वो बेकाबू हो गया तो फिर अस्पताल में लाके बोले। और ये खुद की ट्रीटमेंट खुद की करवाने में केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ध्यान दिया है। ये बुखार आ रहा है तो क्रोसिन लेनी है, अंग दर्द हो रहा है तो उसके लिए कुछ एनाल्जेसिक लेनी है वगैरह वगैरह, विश्राम करना है। लेकिन ये काफी नहीं है, उसके साथ में लंघन करना जरूरी था शुरू की अवस्था में ही। तो ये कंसेप्ट जब तक समाज में पहुंचेगी नहीं, ये परहेज रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक इस प्रकार का है, तब तक ये बात सही नहीं होगी कि आगे कैसे हम जा सकेंगे। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो देना है, लेकिन परहेज की कल्पना को हम छोड़ नहीं सकते, उसको साथ लेके सिम्टोमेटिक रिलीफ के बारे में सोचेंगे, और व्याधि का विनिश्चय हो जाए तो भी हम अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ देंगे तो ठीक है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन रूप लक्षण है, उनमें हम तुरंत उतना परिणाम दिखा सकेंगे नहीं दिखा सकेंगे, ये एक अलग चीज है। बहुत सारे रोगियों में कैंसर के सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाता है, 2-2.5 लीटर दूध जाने लगता है, कुछ भी तकलीफ नहीं रहती, और फिर भी अगर हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो ट्यूमर साइज वैसा ही होता है या फिर बढ़ा हुआ होता है। तो लोग चौंक जाते हैं कि मुझे तो ठीक लग रहा है, लेकिन ये आपाततः ठीक ऐसी स्थिति है, वास्तव में ये रोग फिर भी बढ़ रहा है। तो वो समझते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा से कोई फायदा ही नहीं हुआ इस प्रकार से। तो ये बात नहीं है। बात ये है कि डिसीज प्रोग्रेशन और इम्यूनिटी प्रोग्रेशन पैरेलल चलते रहते हैं, और जब तक इम्यूनिटी उतनी बढ़ नहीं जाती कि वो रोग को रोक सके, तब तक रोग बढ़ता है ऐसा ही दिखता है, लेकिन सिम्टोमेटिक रिलीफ तो होता है मरीज को। तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी इस प्रकार की रहेगी, और उसको भली भांति समझ लेना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। इति अर्थसंग्रहो निदानस्थानस्य उद्दिष्टो भवति तं विस्तरेण उपदिशन्तो भूयस्तरम् अतो अनुव्याख्यास्यामः। तो निदान स्थान का अर्थ संग्रह यहाँ पे बताया गया, उसका उद्दिष्ट जो है वो बताया गया। तो विस्तरण उपदेशंता भूयस्तरम अनुव्याख्यास अथवा अनुव्याख्यास, और उसका विस्तार करते हुए इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी अब हम आगे दे देंगे इस प्रकार से। तत्र प्रथमतः एव तावन् लोभाभिद्रोह कोप प्रभवान अष्टौ व्याधि निदान पूर्वेण क्रमेण व्याख्यास्यामः। तथा सूत्र संग्रह मात्रं चिकित्सायाः चिकित्सितेषु च उत्तरकालं यथोपचित विकारान् अनुव्याख्यास्यामः। तो उसमें प्रथमतः एव तावत् आद्यान् लोभ अभिद्रोह कोप प्रभवान अष्टौ व्याधि निदान पूर्वेण क्रमेण व्याख्यास्यामः। तो शुरू में लोभ अभिद्रोह और कोप प्रभव इस प्रकार के जो 8 व्याधि है, वो निदान पूर्वेण क्रमेण, निदान जिसका पहला है, इस प्रकार से क्रम से बताएंगे। तथा सूत्र संग्रह मात्रम चिकित्साया, और केवल सूत्र संग्रह चिकित्सा के बारे में बताएंगे। तो इसमें एक मुद्दा अहम है कि चरक के निदान में केवल 8 ही अध्याय है, और चिकित्सा में 32 अध्याय है, और उसमें भी पहले 2 रसायन वाजीकरण है, तो रोग के हिसाब से केवल 28 अध्याय होते हैं। तो 7 और 28, 8 और अध्याय 28, इस प्रकार का एक विजन है। और जिनके बारे में यहाँ निदान बताया गया है, जिन रोगों के बारे में, उसके चिकित्सा में भी उसका निदान फिर से एक बार दोहराते हैं। वो संक्षेप में है लेकिन दोहराते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहता है चरक की रचना में। वाग्भट की रचना में निदान अलग, चिकित्सा अलग,
जब चिकित्सा शुरू होता है तो निदान के बारे में ज्यादा से ज्यादा एकाध सूत्र रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। और प्रकार संप्राप्ति वगैरह सभी जो है वो निदान स्थान में ही कथा कहेंगे, और जितने निदान है उसने उस चिकित्सा में रोग होंगे, ऐसा वाग्भट की स्थिति है। तो इसमें ये एक अहम मुद्दा है कि निदान, रोग को निदान की दृष्टि से देखना और रोग को चिकित्सा की दृष्टि से देखना, ये दोनों अलग अलग चीजें चरक में है। और ज्वर अभिद्रोह वगैरह वगैरह, लोभ अभिद्रोह कोप प्रभव, इस प्रकार के ज्वर वगैरह जो है उनका यहाँ पे जिक्र किया गया है। ये एक अहम मुद्दा इसमें है। निदान स्थान में इतनी ही अ, विकार क्यों लिए हैं, बाकी विकारों के बारे में क्यों बहस नहीं, ये समझने के लिए। और चिकित्सा का केवल सूत्र संग्रह मात्र चिकित्सा बताते हैं, बाकी डिटेल्स में उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि डिटेल्स जो चिकित्सा स्थान में आगे आने वाले हैं। ये एक दूसरा अहम मुद्दा इस प्रकार का है। ये खल ज्वर ज्वर एवं आदौ विकाराणाम उद्दिश्यते तत्प्रथमत्वात् शारीराणाम। तो शारीर जो विकार है उसमें ज्वर प्रधान इस प्रकार का है, और इसीलिए ज्वर को ही पहले बताते हैं। अथ खलु अष्टाभ्य कारणेभ्यो ज्वर संजायते मनुष्याणां तद् यथा वातात् पित्तात् कफात् वातपित्ताभ्यां वात कफाभ्यां पित्त कफाभ्यां वात पित्त कफेभ्यः आगन्तोः अष्टमात् कारणः। तो 8 कारणों से ज्वर निर्माण होता है। वात से, पित्त से, कफ से, वात पित्त से, वात कफ से, पित्त कफ से, वात पित्त कफ से, और आगंतुः अष्टमात् कारणः। आगंतु जो है वो अष्टम कारण से इस प्रकार का निर्माण होता है। तस्य निदान पूर्व रूप लिंग उपशय विशेषान अनुव्याख्यास्यामः। तो उसके निदान पूर्व रूप लिंग और उपशय, इनके विशेष को बताता हूँ। तो इसमें संप्राप्ति का ग्रहण नहीं किया गया है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो व्याधि जन्म संप्राप्ति, रोग का जन्म होना यानी कि संप्राप्ति, ये मत बहुत प्रबल इस प्रकार का था। और यथा दुष्टेन दोषेण यथा शांति निरोक्तिरामयस्यासौ, ये हाँ, बाद में शायद प्रचलन में ज्यादा आया। रूक्ष लघु शीत वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अयो अतियोग व्यायाम वेग संधारण अनुशन अभिघात व्यवाय उद्वेग शोक शोणितातिशेक जागरण विषम शरीर न्यासेभ्यः अतिसेवितेभ्यः वायु प्रकोपमापत्ति। अब चरक की एक खासियत है कि हर विकार के हर प्रकार के लिए अलग अलग तरीके से हेतु बताते हैं। वाग्भट में सर्वरोग निदान, ये पहला अध्याय लिखा निदान स्थान का, और फिर उसमें एक ही बार वात पित्त कफ के हेतु बता दे, और फिर दोष प्रकोप हेतु प्रागुक्त साधित, ऐसी शुरुआत करके ज्वर अर्श वगैरह वगैरह इन विकारों में एक बार वहां पे सर्वरोग निदान में बताया गया है, तो आगे कहने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से वाग्भट ने किया है। लेकिन चरक की एक खासियत है कि ये हर रोग के हर प्रकार के लिए, राजयक्ष्मा के लिए भी 4 प्रकार का राजयक्ष्मा है, तो सभी के हेतु से शुरुआत करके फिर से एक बार वो बताते हैं। रूक्ष लघु शीत, ये 3 पहले गुण इस प्रकार के बताए गए। वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अतियोग। तो चतुष्प्रकार संशुद्धि ये ले लिए, और बाद में शोणितातिशेख ये भी लिखा, उसको अलग कर दिया।
तो पंचकर्म के अति योग से ऐसा न बताते हुए वमन विरेचन, आस्थापन, शिरो विरेचन ये 4 ले लिए और इनका अति योग कह दिया। व्यायाम, वेग संधारण, अनशन, अभिघात, तो अभिघात भी इसमें आ गया। व्यवाय, उद्वेग, इसमें ये अतिसेवितेभ्याय सभी को लागू करना है। तो व्यवाय का अतिसेवन, उद्वेग, शोक, शोणितातिशेक, जागरण, विषम शरीर न्यासेभ्यः अतिसेवितेभ्यः। जागरण और विषम शरीर न्यास ये ज्यादा अगर इस प्रकार से किए जाएंगे तो वायु प्रकोप मात्र देते, वायु का प्रकोप होता है। ये विषम शरीर न्यास ये एक अलग इस प्रकार का हेतु है कि बैठने का, उठने का, चलने का तरीका अगर गलत है, विषम नहीं, विषम है, जिस प्रकार का होना चाहिए उस प्रकार का नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि सम क्या है इनके बारे में उनको पता ये था इस प्रकार का, लेकिन स्पष्ट रूप से उसके बारे में कहीं निर्देश नहीं। ये एक अजीब बात है कि इस प्रकार की स्थिति, ये समस्थिति इस प्रकार की रहेगी, विषम समन्यास इस प्रकार का रहेगा, और उससे अलग इस प्रकार का कुछ हो जाएगा तो विषम शरीर न्यास इस प्रकार का हो जाएगा, कहा जाएगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ऐसी अवस्था में विषम शरीर न्यास को कैसे टालना है इसके बारे में जिक्र होना जरूरी है। यहाँ एक ऑन्को सर्जन है पुणे में, वास्तविक में मैं समझा था कि वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऑन्को सर्जन, और फिर वो केवल विशिष्ट पोजेस लोगों को बताते हैं और उसी के आधार पर चिकित्सा करते हैं, कौन सा भी व्याधि हो और कितना भी गंभीर हो, उसके अलग कुछ बताते ही नहीं इस प्रकार से राजीव शारण पांडे। और स्पोर्ट्स मेडिसिन में उनका काम बहुत बड़ा इस प्रकार का है। तो इन्होंने घिरण्य संहिता चाणक्य शास्त्री के पास सीखी, हठयोग प्रतिपीठा और घिरण्य संहिता इनके पास सीखी थी। और वो जो पोस्चर्स बताते रहते हैं उनको व्यायाम भी नहीं कह सकते, ये केवल पोस्चर्स ही है, और ज्यादा तनाव उसमें कुछ नहीं है, और तनाव होना ही नहीं है ऐसा कहना है उनका इस प्रकार से। लेकिन ये दिन में 12-13 बार इस प्रकार से करने, और जो लोग करते हैं उनको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अब इन्होंने ये कहाँ से ले लिया ये तो पता नहीं चल रहा, लेकिन हमारी एक स्टूडेंट आरती देव, वो उनके असिस्टेंट थी, दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई कैंसर से। हाँ, लेकिन वो एक अच्छी वैद्य थी, हमारे कैंसर के प्रोजेक्ट में भी थी, अच्छी मसाजिस्ट थी, और प्रैक्टिस आयुर्वेद की भी करती थी। और जब से उसने शारण पाणी को ज्वाइन किया तब से सब छोड़ दिया, आयुर्वेद ही छोड़ दिया। वो केवल उनके तरीके से लोगों को इस प्रकार के सुझाव देने लगे और उसी की प्रैक्टिस आगे बढ़ाने। तो एक थोड़ा अजीब माहौल इस प्रकार का है। और मैंने एक सुना था कि बंबई में एक इस प्रकार का वर्कशॉप हुआ था, कोई वैद्य वैद्य नहीं एक्चुअली, एक आम आदमी लेकिन इसके बारे में बताने वाला, और वो गुजरात से आया था और करीबन 1000 लोग इकट्ठा हुए थे, और उसने सिर्फ बैठना कैसे है, खड़े कैसे रहना है, सोना कैसे है, इसी के बारे में जिक्र किया। अब ये मालूम नहीं कि ये ज्ञान परंपरा से है या हाँ, मांगेश चेष्टे तो विगणम म्हणजे विषम शरीरास कारणे आहे, सही है, लेकिन विषम नहीं करना है तो कैसे करना है, ये एक आवश्यक चीज देखनी है इसमें से। और खास करके कुछ कुछ जगह है, नांगेश चेष्टे तो विगणम नासी तो उत्कटक, उत्कटक स्थिति में ज्यादा देर तक ठहरना नहीं है। और मैंने एक अजीब बात हितरुचि विजय महाराज साहब से सुनी कि जब
गुरु का उपदेश इस प्रकार का रहता था, तो कंपलसरी सभी छात्रों को उत्कटकासन में बैठना पड़ता, जब तक वो लेक्चर चल रहा है तब तक उसी स्थिति में बैठना है इस प्रकार से। तो हमारे हिसाब में तो नासिकोत्कट स्थिरम, ज्यादा देर तक नहीं ठहरना है इस प्रकार से, ऐसा है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये बड़ा फील्ड है। शायद हम फिजियोथेरेपी के कोर्स में से कुछ अंश लेके इसके बारे में सोचे और फिर इसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करें। खास करके स्तंभ जैसी विकृतियां इसके कारण उत्पन्न हो सकती है, और वो दूर करने के लिए समशरीर न्यास ये जरूरी है। नानल सर की एक केस मैंने सुनी थी, बापू नानल सर की। ये लकीमा पैटर्न था ऑफिस में, और एक ही पर्टिकुलर कुर्सी पे बैठना है, और लकीमा पैटर्न में जो बॉस है वो सामने बैठता है और उसके सामने सब टेबल्स अरेंज किए होते हैं, तो बॉस हर व्यक्ति को देख सकता है वो क्या कर रहा है इस प्रकार से। तो नजर एक तो सामने वाले काम पे ऊपर या फिर बॉस के ऊपर ऐसी रहती है। और अगर आप लेफ्ट मोस्ट या राइट मोस्ट इस प्रकार की पंक्ति में बैठते हैं, तो जो भित्ति है उसके तरफ आपका ध्यान कभी भी नहीं जाता। आपकी गर्दन सदैव सामने या थोड़ी तिरछी बॉस के तरफ इस प्रकार की होती है। और ऐसा करने से मन्यास्तंभ हो गए। और फिर नादल ने एक ऐसी ढूंढ निकाला, और मालूम नहीं नादल सर ने, लेकिन ये ढूंढ निकाला। और फिर उन्होंने कहा कि तुम जगह चेंज करो, तुम लेफ्ट में बैठी हो तो राइट में बैठना है। तो शुरू में उसको तकलीफ हुई, लेकिन धीरे धीरे स्तंभ चला गया, और राइट वाले को भी थोड़ी थोड़ी तकलीफ हुई, उसको लेफ्ट में बिठाया गया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से परिवर्तन करते रहना चाहिए, ये एक अहम मुद्दा है। शालाओं में भी कोई छात्र पहले बेंच पे ही बैठते हैं, कोई छात्र लास्ट बेंच में ही बैठते हैं। तो ये परिवर्तन लाते रहते हैं कि नहीं तुम्हें सिर्फ पहले बेंच पे ही बैठना है, ऐसा नहीं है, कभी कभी पीछे भी बैठना है इस प्रकार से। पीछे वालों को पहले भी सीट पे बैठना है। और फिर पता चलता है कि अरे इसे दिखने में तकलीफ है, तो ये जब पहले बेंच पर आकर बैठता है तो अच्छी तरह से समझ लेता है इस प्रकार से, तो फिर डॉक्टर के पास भेजते हैं। तो कहने का तात्पर्य आता है कि एक पोजीशन में अगर हम अपने आप को सेट करते हैं और उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये दिक्कत वाला मामला हो सकता है। और उस हिसाब से समस्थिति क्या है ये समझ लेना बहुत जरूरी है। तो आरती ने मुझे बताया था कि जब हम खड़े रहते हैं तो दो पांव के बीच अंतर होना है, 1.5 फीट का कम से कम इस प्रकार से, और थोड़ा झुककर खड़े रहना है। तो ये शायद ग्रुपों मध्य संभलने की बात है। लेकिन अगर हमें 1 घंटा इस प्रकार से रुकना है, तो पाँव साथ में नहीं रखे, पाँव में अंतर रखे, और फिर थोड़ा झुककर इस प्रकार से करें। तो ये बात अलग है कि इसके बारे में कहाँ जिक्र होगा, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। योगासन में काफी विभिन्न विभिन्न स्थितियां हैं, और उन सभी का अभ्यास अगर करते रहेंगे, खड़े रहकर करने वाले आसन, बैठकर करने वाले आसन, सोते हुए करने वाले आसन, फिर पीठ पे सोना है या सीने पे सोना है वगैरह वगैरह, ये सारे बहुत सारी चीजें हैं। और सभी प्रकार की स्थिति से हम अवगत होने चाहिए, सभी प्रकार की स्थिति हम कर सके, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। और फिर भी जो योग्य स्थिति है उसी में हमें बैठना उठना, खड़े रहना वगैरह वगैरह इस प्रकार का है, या सोना भी इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विषम शरीर न्यास अतिसेवित, विषम शरीर न्यास अगर ज्यादा इस प्रकार का होता है तो उससे भी ज्वर होता है। ये भी विशेषता है।
जिससे ज्वर इस प्रकार का होता है। तो शायद स्तंभ ये होता है, तो स्तंभ को दुरुस्त करने के लिए ज्वर आ जाता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि लक्षणों को या हेतु के विपरीत इस प्रकार का कुछ करना ये शरीर का प्रयास रहता है। और खास करके अगर स्तंभ इस प्रकार से हो जाता है तो उसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। आस्थापनम यद्यपि वाताहरमुक्तम आस्थापनानुवासनं तु खलु सर्वकर्म सर्वोपकर्मेभ्यः मातृवाक्यानेषु प्रधानम् इति वचनात्, तथापि यह आस्थापन आतियोग वातयतु उक्त एव इति न दोषः। तो कबीरवाग मठाविषयी पण व्यायामाने अनेक व्याधीवर उपचार केले जातात असं ऐकले आहे। कबीरबाग एक्चुअली अयंगार का ही ऑप्शन है। हाँ, करंदीकर, डॉक्टर करंदीकर जो है वो अयंगार के ही शिष्य थे, और अलग हो गए, उन्होंने संन्यास ले लिया और इस प्रकार की कबीरबाग की स्थापना की। लेकिन मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा है कबीरबाग का, क्योंकि करंदीकर खुद बहुत ही कम देखते हैं। और कोई भी मरीज उनके यहाँ आता है 1 महीने के लिए, अगर करता है तो उसको ठीक होने लगता है तो उसको वॉलंटियर बना देते हैं, और उसको पूरी जानकारी नहीं होती। मैं भी गया था तो मुझे पहले ही दिन रोप ट्रैक्शन लगा दिया, और रोप ट्रैक्शन लगाने पर मुझे चक्कर आने लगा। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं अच्छा नहीं लग रहा मुझे इस प्रकार से। तो बोले नहीं नहीं, यही करना है इस प्रकार से। बाद में मैं जब करंदीकर सर से मिला तो उन्होंने कहा ठीक है शुरू में ये करोगे। मैं गया नहीं, फिर 2 दिन के बाद मैंने छोड़ दिया। लेकिन ये अयंगार के ही छात्र है, और ये रोप का प्रयोग करना ये अयंगार की खासियत है। बिहार स्कूल ऑफ योगा, इसमें इस प्रकार के रोप का प्रयोग नहीं होता। लेकिन अयंगार के यहाँ इस प्रकार के उपकरण उसके लिए जो है उन्होंने डिजाइन किए हैं, और खास करके रोप के बारे में है। लेकिन अयंगार इंस्टीट्यूट में सीधा रोप ट्रैक्शन लगाते हैं ऐसा मुझे नहीं लगता, वो कुछ दिनों के बाद करते होंगे। और ज्यादा महत्व योग को ही, आसन को ही देते हैं अयंगार इंस्टीट्यूट, और फिर जबरदस्ती करवाते हैं। ये भी उसमें एक अहम मुद्दा है कि अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा तो भी जबरदस्ती करवाना है, और फिर धीरे धीरे उसकी आदत पड़ जाएगी, ऐसा उनका कहना है। बिहार स्कूल ऑफ योगा अलग तरीके से सोचता है, वो धीरे धीरे ही परिवर्तन लाने के लिए जिक्र करता है। लेकिन ऐसा है इसमें कि ये तो योग वगैरह के बारे में हुआ, और शायद राजीव सारंगपाणी ने इन्हीं से लिया हो, एक पॉसिबिलिटी इस प्रकार की है। उन्होंने तो ऑन्को सर्जन की प्रैक्टिस छोड़ ही दी, फिर ये स्पोर्ट्स मेडिसिन में चले रहे हैं और उसमें कर रहे हैं काम इस प्रकार से। और बाकी भी सभी बीमारियों में ये केवल इस प्रकार की कंसल्टिंग करते रहते हैं, तो ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और उन भाई का मुझे नाम मालूम है जो बम्बई में इस प्रकार का हुआ था, और केवल पोजीशंस के ऊपर इसके बारे में जिक्र था। और उनकी पत्नी को कैंसर हो गया था, और अब ये उनके लिए चुनौती थी कि उसके कैंसर को केवल पोजीशन के जरिए कैसे ट्रीट करें। तो मैं समझता नहीं हूँ कि केवल इस प्रकार का पोजीशनिंग, विषम न्यास यही एक रोग का कारण है, उसका अन्य भी कारण है, तो केवल उसको ठीक करके सभी रोग दूर होंगे ऐसा नहीं है। लेकिन जिसमें विषम शरीर न्यास ये कारण है, उसमें निश्चित रूप से सम शरीर न्यास से मुक्ति होगी, उसमें संदेह उस प्रकार का नहीं है। और इस बारे में, इसके बारे में कहीं बहस नहीं होती है, ये एक अहम मुद्दा है। शाला से लेकर बूढ़े होने तक सम शरीर न्यास क्या है इसके बारे में बताया नहीं जाता, और ये नॉलेज कहाँ मिलेगा, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो वो जो व्यक्ति है मालूम नहीं, उनका अगर शिविर फिर से होता है, ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन 15-20 बरस पूर्व ही शिविर हुआ था बम्बई में, और उसमें 1000 लोग आए, ऐसा मैंने सुना। तो मालूम नहीं है
कि अगर वो कहाँ पे है, कैसे है, इस प्रकार से। लेकिन अयंगार में थेरापेटिक योगा काफी प्रचलन में है, और उसके प्रैक्टिस करने वाले पूरे विश्व भर में भी लोग हैं थेरापेटिक योग के लिए, इस प्रकार से। और ये वास्तव में योग का प्रयोजन है ही नहीं। स्वास्थ्य रक्षण भी योग का प्रयोजन नहीं है। स्वास्थ्य रक्षण आवश्यक है योग अभ्यास के लिए। यम नियम से पालन करेंगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा, और ये सभी अंग है योग के, उनका अभ्यास करते रहेंगे तो ये बना रहेगा, इस प्रकार से। स यदा प्रकुपितः प्रविश्य आमाशयम् उष्णना सह मिश्रीभूय आद्यम आहार परिणामदातुं रसनामानम् अन्ववेत्य रसस्वेदवहानि स्रोतांसि पिधाय अग्निमुपहत्य। तो ये बात तो जब प्रकुपित हो जाता है, प्रविश्य आमाशय, आमाशय में प्रवेश करके उष्णना सह मिश्रीभूय, और अग्नि से मिश्र होकर आद्यम आहार परिणाम धातु, पहला जो आहार परिणाम धातु है, जो रस नामान अनुभवेत्य, उसके पीछे जाके जाके रस स्वेदवहानि स्रोतांस पिधाय, और रसवह और स्वेदवह स्रोत का पिधान करते अग्नि उपहत्य। तो पहले अग्नि के साथ जाता है और अग्नि का ही हनन करता है, इस प्रकार से। प्रतिस्थानात् उष्माणं बहिर्निरस्य केवलं शरीरम अनुपपद्यते तथा ज्वरम अभिनिर्वर्तते। तो भक्ति स्थान से उष्मा को बाहर निकाल कर केवलम शरीर में अनुभव देते, पूरे शरीर में जब वो फैल जाता है, तथा ज्वरम अभिनिर्वर्तते, तथा उस समय ज्वर को निर्माण करता। तो कर्तावात है। तो इन कारणों से प्रकुपित वायु आमाशय में प्रवेश करके उष्मा से मिश्रित हुई है, उसके मिश्र होकर आद्य जो आहार धातु है, आहार परिणाम धातु है रस, उसके पीछे जाकर पूरे शरीर में फैल जाता है, बस हो जाता है, इस प्रकार से। तो इसमें ज्वरेणाविषता भूतम नहीं किंचिन्न तप्यते, एक बार ज्वर शरीर में घुस गया तो कुछ भी तपता नहीं है, ऐसा नहीं, सभी भाव संतप्त इस प्रकार के हो जाते हैं। तो चित्त वृत्ती निरोध म्हणजे योग, मग फक्त हे केले तरी आजार दूर होता असावेत का? योग सक्षम है बीमारियों को दूर करने में, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो थेरेपेटिक योगा प्रचलन में आया है। अब चित्तवृत्ति का निरोध हो जाएगा तो सभी विकारों का मूल मानस में ही है, इसीलिए रागादि रुक है। रजा और तमो से मुक्ति हो जाए तो सभी प्रकार के विकार दूर होंगे, इसमें संदेह इस प्रकार के नहीं है। तो अग्नि के बिना ज्वर नहीं होगा, और अग्नि उदर में है, इस प्रकार के व्याघ्राग्नि जो है वो उदर में है, और फिर उसको जब बाहर निकालेंगे वहां से तभी शरीर संतप्त होगा। तो यह आमाशय में प्रवेश, उष्मा से वायु का एक रूप हो जाना, ये थोड़ा सा अजीब मामला है। वायु और अग्नि ये दोनों वैसे अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का साथ कर सकते हैं। बाहर में हम देखते हैं कि वायु के कारण आग भड़क उठती है, इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से वो हो सकता है। अग्निमंद झाल्यावर दोष प्रकोप अपेक्षित आहे ना, क्षम प्रकोप दोषाणाम सर्वेषाम अग्नि संश्रितो तस्मात् अग्नि सदा रक्षित विधान आने के वर्ग त्या ठिकाणी सत्पिता मग अग्नि मुपत्या से आ गए हैं। ये दोनों अलग अलग अधिकार है। तो ये गुल्म संप्राप्ति है कि क्षम प्रकोप दोषाणाम देहिनाम अग्नि संश्रित, हितवर्थ तंत्र युक्ति से वो दूसरी जगह भी ले सकते हैं, उसमें कोई संदेह इस प्रकार का नहीं है। अभी ज्यादातर लोगों में ये दोनों हेतु साथ में इस प्रकार के होते हैं। अग्नि का उपहनन हो जाता है और दोष भी बढ़ता है इस तरीके से, तो रोग का निर्माण इस प्रकार का हो जाता है।
तो यहाँ जो संप्राप्ति बताने की कोशिश की है वो एक दोष प्रकोपित हो गया और फिर उससे ये कैसा हुआ। अग्नि का उपहनन वात से, पित्त से, कफ से, तीनों से हो सकता है। और फिर अग्नि का जब उपहनन हो जाएगा वो तो हाँ, उपहनन होने के बाद उसको पूरे शरीर में लेके जाते हैं इस प्रकार से। तो शायद जठर में उसका कार्य न हो इसलिए इसको देखना जरूरी इस प्रकार का। ट्रिगर पॉइंट ट्रीटमेंट ऑल्सो न्यू ट्रीटमेंट फॉर इंस्टेंट रिजल्ट्स। ट्रिगर पॉइंट ट्रीटमेंट, ये तुम कहाँ की बात कर रहे हैं? एलोपैथी की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद की बात कर रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि अग्नि का अपहनन होता है और इसीलिए पचन शक्ति कम है और इसलिए लघु आहार या लंघन इस प्रकार का देना है। ये एक अहम चिकित्सा होती है वातज ज्वर में भी। तो अगर वात है तो उसको अनशन इसमें हेतु बताया गया है और फिर इस प्रकार से अनशन से दोष प्रकोप हुआ है, वातज ज्वर हुआ है तो उसकी अलग चिकित्सा होती है। लेकिन आमतौर पर बाकी कारणों से वात प्रकोप हुआ है और फिर उस वात ने अग्निमांद्य किया है तो उसमें फिर पहले लंघन ये चिकित्सा रहेगी। रोज जेवणाच्या आधी देवाला नैवेद्याच्या वेळी दिव्याच्या अग्नीला थोडेसे अन्न दिले जाते। या बाह्य अग्नि व असा अभ्यंतर अग्नीशी संबंध असावा का, हो सकता है। वैश्वदेव ये जो एक संकल्पना है इसमें इस प्रकार के बाह्य अग्नि को आहुति दी जाती है और अग्निभ्या अध्यक्ष इदम, अग्नि और जल को ये दे रहे हैं इस प्रकार के बताया जाता है। तो उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें जैसे बाह्य अग्नि को हम आहुति देते हैं, उसको प्रज्वलित रखते हैं, वैसे ही ईंधन से हम अभ्यंतर अग्नि को आहुतियां देते रहते हैं और फिर ये हमारा अग्नि भी निरंतर जलता रहेगा इस प्रकार की कहना है। तो ये एक विश्वरूप क्या है, पुरुषोयम लोक संविदा, ये जो बात बताई जाती है चरक शारिस्तान 5वें अध्याय में, उसके आधार पर इसका समर्थन इस प्रकार का हो सकता है। तो ठीक है, एक मैं दूसरे अहम मुद्दे कुछ बोलने वाला इस प्रकार का था। इस शुक्रवार को, कल तो अमावस्या है तो कल तो लेक्चर नहीं रहेगा, कल पाठन नहीं रहेगा वाचन। बुधवार को फिर से मिलेंगे और चरक को ही आगे बढ़ाएंगे। गुरुवार वैसे हमारा सामान्य रूप से जो केस पेपर का फॉर्मेट चल रहा है उसके आधार पर चला जाएगा। लेकिन 9 या 10 बरस पहले मैंने अक्षय शुक्रवार को अक्षय तृतीया है, मैंने अक्षय तृतीया का एक संकल्प किया था प्रातिपदिक कोश और नई संहिता लिखने के बारे में। तो ये सिर्फ मुझसे होने वाला काम नहीं है, उसको बहुत सारे लोगों की जरूरत इस प्रकार की है। तो मैं थोड़ा उसके बारे में ज्यादा निर्देश करूंगा, एक पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और शुक्रवार को प्रेजेंट करूंगा। तो आपके परिचित जितने भी व्यक्ति है, अभी तो ये फ्री है टोटल, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो उनको अगर आप बता देंगे तो जितने ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे वो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का। क्षुधा नहीं होती है, वो खाने की इच्छा होती है, बुभुक्षा होती है वास्तव में। तो 101 या 102 बुखार होते भी जब क्षुधा होती है तो ये वास्तव में क्षुधा नहीं है, बुभुक्षा। अच्छा कुछ देखते हैं तो खाने की इच्छा होती है। और सच्ची भूख ये कथा कहना मुश्किल है। अग्निमान्य लक्षण पूर्वरूप किंवा रूप अवस्थेत असल्यास ज्वर हा व्याधी मानावा, इतर वेळी जेव्हा केवळ देह संताप असल्यास लक्षण मानावे।
एक्चुअली व्याधेस्ते तदात्वेति लिंगानिष्ठानि नाम, ये अगर ज्वर का बोध कर देने वाला है तो ये लक्षण ही माना जाएगा इस प्रकार का। और केवल देह संताप है तो उसको ज्वर कह सकते हैं। तो वो लक्षण स्वरूप में होने के बजाय लक्षण और रोग इन दोनों स्वरूप में होगा। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि मेरे मन में एक बड़ा प्लान है जो काफी वर्षों से मेरे मन में है, अभी नया निर्माण हुआ है ऐसा नहीं है। तो हम एक विकिपीडिया, आयुर्वेदिक विकिपीडिया बनाना चाहते हैं जिसमें स्वास्थ्य और रोग इसके बारे में जानकारी है और वो केवल ग्रंथाधार के ऊपर हो। तो विकिपीडिया ये बहुत बड़े आदर से देखा जाता है पूरे विश्व भर में। तो अगर ऑथेंटिक सोर्सेस को लेकर हम उसके बारे में बताएंगे तो एक आयुर्वेद का ऑथेंटिक मार्ग बन जाएगा पूरे विश्व भर में। और वैसे भी नई संहिता लिखनी है तो उसमें स्वस्थ का अलगता से लिखना पड़ेगा, काफी चेंजेस हुए हैं। तो मेरे लिए भी एक जिम्मेदारी है। और रोगों के बारे में, पुराने रोगों के बारे में कैसे बोलना है, इसमें कुछ परिवर्तन आया है क्या, नए इसमें प्रकार आए हैं क्या, ये भी सब देखना है। और नए विकार निर्माण हुए हैं, नए पदार्थ प्रचलन में आ गए हैं खाने पीने के बारे में, तो उन सभी के बारे में जिक्र करना ये भी एक आवश्यक है। मैं मेरा ध्यान पूरा नई संहिता लिखने में देना चाहता हूँ। ये बाकी इस प्रकार की विकिपीडिया वगैरह बनाना, ये जो बात है ये दूसरों पर सौंपना चाहता हूँ। तो इसमें एक वॉलंटरी वर्क हो सकता है और एक पेड वर्क इस प्रकार का हो सकता है। अभी फिलहाल जो प्राकृतिक का कार्य चल रहा है वो पेड वर्क है। और वैसा करने से ही ये सुचारू रूप से होता रहता है। अगर वॉलंटरी हम करवाने की कोशिश करते हैं तो वो अच्छे तरीके से होता नहीं है, क्योंकि उसमें कोई बंधन इस प्रकार का होता है, खुद का बंधन होना जरूरी है, वो नहीं होता है। तो अभी तो मैं ही इसमें पैसे डाल रहा हूँ मेरे क्लिनिक के प्रैक्टिस से, और फिर इस कार्य को आगे लेकर जा रहा हूँ। लेकिन विकिपीडिया ये तो कुछ पैसा कमाने वाली चीज नहीं है, ये हाँ, आम जनता के ज्ञान के लिए ही है। तो इसमें शायद हम कुछ सोच सकते हैं वॉलंटरी वर्क के जरिए, लेकिन उसमें भी टाइम बाउंड होना जरूरी है। टाइम बाउंड नहीं है तो फिर हमें इसी नतीजे पर आना पड़ेगा कि ये भी काम हमें पैसे देकर करवाना पड़ेगा इस प्रकार से। दूसरे भी किसी तरीके से आप मदद कर सकते हैं तो उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा कि किस तरीके से आप इसमें सहयोग दे सकते हैं। और फिर नई संहिता लिखना ये मेरा मुख्य काम इस प्रकार का रहेगा। इस बाकी काम में मुझे ज्यादा जाना नहीं है। और दूसरी चीज है जो हम डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ये सेलेबल प्रोडक्ट इस प्रकार का रहेगा। तो उसके बारे में मार्केटिंग होना जरूरी है। और ये भी एक दूसरा काम इस प्रकार का है। और फिर ये कोष, अन्य कोष, द्रव्य गुणोत्तर कोष वगैरह बनाएंगे, उसके भी जरिए कई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, वो भी एक अलग चीज इस प्रकार की रहेगी। तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा सोचेंगे, मैं एक प्रेजेंटेशन दे दूंगा। फिर आप इसमें अगर कुछ काम करना चाहते हैं तो एक गूगल का फॉर्म बनाएंगे और वो सर्कुलेट होगा। और फिर जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं वही फॉर्म भरे, जो करना नहीं चाहते हैं वो नहीं भरे। ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का है। और वॉलंटरी काम करना चाहते हैं या कुछ पेमेंट पे काम करना चाहते हैं, वो भी अगर उस पर स्पष्ट हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और जो लोग आर्थिक सहयोग दे सकते हैं इस सभी कार्य के लिए, वो अपने तरीके से उसके बारे में बताइए कि हम आर्थिक सहयोग देने के लिए तैयार है। वो कितना देना है, कैसे देना है, कब देना है, वो आपको ही डिसाइड करना है, मैं कुछ मांगने वाला नहीं हूँ।
लेकिन जो दे सकते हैं, जिनको देने की इच्छा है, वो उसमें आर्थिक सहयोग भी दे दे। नहीं तो वैसे मैं मेरे ही तरीके से ये काम आगे लेके जाने वाला हूँ, इसमें संदेह नहीं है। तो शुक्रवार का लेक्चर एक अलग लेक्चर होगा, और जितने लोग ज्यादा इसमें जुड़ जाएंगे वो कोशिश करो। और वैसे ये ग्रुप अगर बढ़ेगा, अभी लॉकडाउन से पहले 70-80 तक लोग थे, अभी करीबन 100-110 यहाँ तक लोग पहुंच गए हैं। और भी लोग इसमें जुड़ जाते हैं तो भी ठीक है इस प्रकार से, लेकिन वो मूल रूप से जुड़ जाने चाहिए। इसमें डिवोशन होना है कि ये कभी छोड़ना नहीं है, और जब तक मैं करता रहूंगा तब तक आप सभी को भी इसमें ज्वाइन रहना है इस प्रकार से। तो ये डिवोशन डेडिकेशन अगर होता है तो ही आगे काम बढ़ेंगे। नहीं तो हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में कारीगर होगा, उसकी यशस्विता होगी, उसको पैसे मिलेंगे, गृहस्थी अच्छी होगी, ये तो सब ठीक है। लेकिन सिर्फ ये हमारा मकसद नहीं होना है। हमारे शास्त्र के लिए हमें कुछ करते रहना चाहिए, हमें निरंतर विद्यार्थी बन के रहना चाहिए, ये बात सबसे अहम इस प्रकार। तो ठीक है, कल विराम रहेगा, बुधवार को फिर से मिलेंगे। तब तक इस सदी के बारे में सोचो, और अपने परिचय में जितने लोग हैं जो इसमें दिलचस्पी ले सकते हैं उनको बताने की कोशिश करो, ताकि वो ज्वाइन हो जाए। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ॐ ॐ ॐ ॐ शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् परश्वासुमदति।